हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आईजीपी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। तो आईजीपी प्लेटफॉर्म पे हमने दो तरीके सीखे थे कि कोई भी कंपनी आईजीपी प्लेटफॉर्म पे दो तरीके से लिस्टिंग करा सकती है, विद पब्लिक ऑफर और विदाउट पब्लिक ऑफर। और इसमें पूरा था कि आईपीओ की जो भी कंडीशंस होती है वो सारी की सारी कंडीशन इस पे भी एप्लीकेबल होगी, बशर्ते जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है या कुछ नई कंडीशन प्रिस्क्राइब है तो अलग बात है ना। और साथ ही में हमने इसमें क्या पढ़ा था कि कौन कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो 61, 62 एप्लीकेबल नहीं है और 72 भी एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आईजीपी प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिस्टिंग कराना चाहते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहली कंडीशन, इशूअर विच इज इंटेंसिव इन द यूज ऑफ। इंटेंसिव इन द यूज ऑफ, ऑब्वियसली अब यहां पे आप स्टार्टअप लेके आ रहे हो, कोई ना कोई न्यू वेंचर लेके आ रहे हो, तो किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे वही है ना जो हमने एसआर शेयर्स में पढ़े थे। एग्जैक्टली वही कंडीशन है। टू प्रोवाइड, अब ये सारी सर्विसेज किसमें यूज कर रहे हो? प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में या बिजनेस प्लेटफॉर्म। डिट्टो सेम तीनों वर्ड वहां पे भी लिखे थे। या तो आप प्रोडक्ट बनाते हो या आप सर्विसेज देते हो या फिर आप बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो। विथ सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन shall be eligible for listing on innovators growth platform। कोई कंफ्यूजन है? ठीक। Provided that as on the date of filing of draft information document या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अब देखो यहां पे एक नया नाम यूज हो रहा है, ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तो हम जानते ही हैं, ये ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्यों यूज कर रहे हैं? दो नाम क्यों यूज किया? ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, व्हाई सो? नहीं तो ऑफर डॉक्यूमेंट में आ जाएगा ना सब कुछ। तो यहाँ पे दो नाम को दे रखे, इंफॉर्मेशन या ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। पूर्वी, ये दो नाम क्यों दे रखे हैं? एनी आइडिया? अच्छा, आपको पता है यहाँ पे दो तरीके से लिस्टिंग हो रही है। एक तो विद पब्लिक ऑफर, एक विदाउट पब्लिक ऑफर, राइट है। एक बार बताओ, अगर हम ऑलरेडी इशू ला चुके हैं और फिर उसकी लिस्टिंग करा रहे हैं तो क्या पे हम किसी को ऑफर दे देंगे कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो? देयर इज नो ऑफर एट ऑल। तो ऑफर है ही नहीं तो फिर क्या दोगे? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर विदाउट पब्लिक ऑफर आप लिस्टिंग कराओगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जाएगा। और अगर आप लिस्टिंग करा रहे हो ऑफर देके के तो फिर ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा। अभी क्लियर है ना? मतलब हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। यहाँ पे कोई भी रैंडम वर्ड नहीं है, ये कोई जनरल इंग्लिश नहीं है। लीगल लैंग्वेज जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग, है ना। चलो, विद द सेबी, तो सेबी को हमें कौन सी चीजें फाइल करनी है? तो ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना या फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एज अ केस में भी, है ना। 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल ऑफ द इशूअर for at least a period of 1 year should have been held by। साथ ही में एक और कंडीशन लगा दी। देखो, एक तो उसने क्या बोला कि आप कौन से बिजनेस में डील करने चाहिए, तो कौन से? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इस तरह के बिजनेस में आप डील करते हो, जिससे आप क्या करते हो? कोई प्रोडक्ट बनाते हो, सर्विसेज करते हो या फिर कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो। अब आप यहाँ पे लिस्टिंग कराना चाहते हो, तो लिस्टिंग कराना चाहते हो तो या तो आप विद पब्लिक ऑफर आ रहे होंगे या विदाउट आ रहे होंगे। अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, और अगर आप लिस्टिंग करा रहे हो सिंपल तो ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल करोगे। किसको फाइल करोगे? सभी को, ठीक है। अच्छा, साथ ही में इस कंपनी का मिनिमम 25%, कितना परसेंट? 25% कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय, अभी जो नाम पढ़ेंगे ना उन्होंने होल्ड किया है। कितने पीरियड तक? 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर। कितनी कैपिटल? 25%। कौन सी कैपिटल? प्री इशू कैपिटल, प्री इशू कैपिटल। अच्छा, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? सिंपल बात है, हमने बोला आप 6162 की कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना। तो फिर अब चलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर थोड़ा तो रेस्ट्रिक्शन लगाने दो।
अगर मान लो आपकी कंपनी में पहले से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उन्होंने आपकी कंपनी को पहले से रिसर्च किया हुआ है अच्छे से, तो अब लिस्टिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उन्होंने बोला आपकी कैपिटल का मिनिमम 25% मिनिमम 1 साल तक हेल्ड किया है। किन्होंने हेल्ड किया है? नंबर 1 QIBs ने। पहले से QIBs आपकी कंपनी को रिसर्च कर चुके हैं और कम से कम 1 साल तक उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर फर्दर हम इशू लेके आ जाएंगे और फर्दर यहाँ पे लिस्टिंग करा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। नंबर 2, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स, IGP इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ IGP। अब IGP इन्वेस्टर्स कौन है, इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है हमें, तो वो डेफिनेशन हम देख लेंगे। तो दूसरी कैटेगरी कौन हुई? IGP इन्वेस्टर्स। पहला कौन हुआ? QIBs। नंबर 2 इज IGP इन्वेस्टर्स। नंबर 3 इज फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज। फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज। कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज भाई? नंबर 1 रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI। नाम हमने बहुत बार सुना इसका और मीनिंग इसका हम चैप्टर 1 में देखेंगे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहां पे 25% की कैपिटल होल्ड कर सकते हैं। या फिर एन एंटिटी मीटिंग ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कौन से सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? इसमें जो कुछ बातें दे रखी है ना वो अभी बाउंस हो जाएंगी, तो पहले हम वो बातें समझ लें फिर उसके बाद इस कंडीशन को पढ़ लेंगे। अच्छा, आपको पता है हमारे देश का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है ना, सबको पता है ये भाई वाले बच्चों को पता है हमारे देश का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी। ठीक है, जैसे इंडिया में सेबी एक्ट करता है ऐसे ही हर कंट्री का अपना अपना एक सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर होगा। तो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, ठीक है। अब जो ये सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है ना हर देश का, ये लोग आपस में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि कल को मान लो अमेरिका का कोई भी जो रेजिडेंट है वो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करके और मार्केट में तबाही मचा दे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसे ही हमारा कोई भी इन्वेस्टर बाहर जाके कोई इन्वेस्टमेंट करके सिक्योरिटीज मार्केट अप एंड डाउन करे तो गलत बात है। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? ट्रीटी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कई सारी कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्री भी बनती है ना। तो ये क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन एक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। आपने बहुत सारे जैसे WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, ऐसे इंटरनेशनल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। इस रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है? बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ना, MOU। ये जो MOU है ये 2 टाइप से साइन किए गए, मल्टीलेटरल या बायलैटरल। मल्टीलेटरल या फिर बायलैटरल। मल्टीलेटरल समझते हो? बहुत सारी कंट्रीज ने कॉमन एग्रीमेंट, कॉमन ट्रीटी को साइन कर दिया, इज कॉल्ड मल्टीलेटरल। और सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई ट्रीटी हुई है दैट इज कॉल्ड बायलैटरल, है ना। तो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो IOSCO कमीशन सेटअप किया गया है उसके मल्टीलेटरल या बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सिग्नेटरी कंट्रीज, ठीक है। तो उसके अगर आप रेजिडेंट हो तो आप एलिजिबल रेजिडेंट हो गए, ठीक है। जैसे मान लो USA सिग्नेटरी है, मान लो जापान सिग्नेटरी है, मान लो इंडिया सिग्नेटरी है, मान लो UK सिग्नेटरी है ना। अच्छा, मान लो पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है इसका मतलब पाकिस्तान एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, इंडिया सिग्नेटरी तो इंडिया एलिजिबल है ही। अच्छा, USA सिग्नेटरी में USA एलिजिबल होगा। तो जो भी IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन है उसके मल्टीलेटरल और बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो सब यहाँ पे एलिजिबल होंगी। एक पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट समझना, FATF का नाम सुना है कभी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सुना है नाम इसका? कहां सुना है? मनी लॉन्ड्रिंग में, एग्जैक्टली। क्या पता है इसके बारे में?
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में क्या पता है? हाँ हाँ एग्जैक्टली, दो चीजों को कंट्रोल करता है ये, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को और एक टेररिज्म को। ठीक है, देखो अल्टीमेटली टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगे, वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारा पैसा जो है वो मनी लॉन्डर करके उसको वापस से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, ब्लैक मनी को। तो बेसिकली एफएटीएफ जो है वो दो टाइप के चीजों को रेगुलेट करता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी हैं उनको रेगुलेट करता है। तो अगर मान लीजिए एफएटीएफ की कॉशन लिस्ट में, कॉशन लिस्ट में अगर किसी कंट्री का नाम आ गया कि भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग फैला, मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं या टेररिज्म फैला रहे हैं, या फिर आप पे कुछ काउंटर मेजर अप्लाई हैं जिसको आपने ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ कॉशन लिस्ट में किसी कंट्री का नाम आ गया तो वो इनएलिजिबल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? देखो, एन एंटिटी मीटिंग ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कौन से क्राइटेरिया? सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। नंबर 1, इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? एग्जैक्टली, क्या बात है, बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड टाइप से होते हैं, मतलब जिनका काम क्या होता है, लोगों से फंड पूल करना होता है, तो इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक साथ फंड को इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में ये होता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर से फंड इकट्ठा हो जाता है, फिर अरबों खरबों का रुपए इनके पास होता है, फिर वो ये फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा ही एक फंड है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड विथ मिनिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 150 मिलियन यूएसडी। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इनकी कितनी है? 150 मिलियन डॉलर। कम से कम इतनी इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर है सबको? इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसका AUM कितना होना चाहिए? 150 मिलियन डॉलर। लाइव वाले बच्चों को यहां तक समझ में आ गया जो हमने अभी पढ़ा, IOSCO, FATF वगैरह? ठीक है, गुड। नंबर 2, it is registered with a financial sector regulator. Financial sector regulator in the jurisdiction of which it is a resident. अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हमारे देश का कौन सा है? RBI, ऑफ कोर्स। जैसे हमारे देश में RBI है, ऐसे हर देश का अपना अपना फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर होगा। तो वो एंटिटी कहां रजिस्टर होनी चाहिए? फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया ये, है ना। जैसे हमारे देश का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता, ऐसे किसी दूसरी कंट्री का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो इट इज रजिस्टर्ड विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। कौन सी कंट्री का? अपनी कंट्री का, है ना। मतलब अपनी यूएसए से बिलोंग करता है तो यूएसए की फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। thirdly, देखो ये पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल था, फिर दूसरा क्या हुआ? वो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से रजिस्टर्ड भी था। तीसरी कंडीशन, अब ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये इंडिया के बाहर का बंदा है, आउटसाइड इंडिया है, ये तो क्लियर ही हो गया, है ना। ये हो गया आउटसाइड इंडिया का। आपको यहां पढ़ के आ गया होगा, जुडिक्शन ऑफ विच इट इज रेजिडेंट, है ना। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? इट इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हुज सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, बोले तो SEBI, इज अ सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, IOSCOs। कौन सा? मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द SEBI। तो उस कंट्री के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? SEBI के साथ। कैसे? IOSCO के थ्रू। तो IOSCO के थ्रू उन्होंने क्या किया? मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन किया हुआ है। तो IOSCOs मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने साइन किया। किसने साइन किया है? सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ने, है ना। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, ये दूसरी कंट्री का है ना। और हमारे यहां पे किसने साइन किया हुआ है? SEBI ने। ये जो बायलेटरल हुआ था ना, तो बायलेटरल में SEBI और उनकी कंट्री ने साइन किया, ठीक है। एंड लास्टली,
इट इज नॉट रेजिडेंट इन अ कंट्री आइडेंटिफाइड इन द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ एफएटीएफ, जिनको एफएटीएफ ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया है? jurisdiction having a strategic anti-money laundering या combating the financing of terrorism deficiencies to which the counter measures apply। ठीक है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के काउंटर मेजर अप्लाई होते हैं जिन पे ऐसी कंट्री, या फिर jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the financial action task force to address the deficiency। मतलब एफएटीएफ ने आपको क्या दे रखा था? ऑलरेडी डेफिशिएंसी बता दी थी और आपने उन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म एक्टिविटीज में डेफिशिएंसीज में फॉल करते हैं, आपकी डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए आपको नोटिस दिया गया था, स्टिल आपने उसको दूर नहीं किया है, तो उसका मतलब आपका नाम क्या हो गया है? एफएटीएफ के पब्लिक स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो गया है, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। इज दिस क्लियर? अच्छा, लाइव वाले बच्चों को ये पॉइंट्स की लैंग्वेज समझ में आई क्या? एवरीवन, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो अभी इमीडिएटली बोल दूं। ठीक है, फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहली बात, हमने क्या बोल रहे हैं कि हम आईजीपी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले इश्यूअर कौन सा टाइप का होना चाहिए? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईपीआर, डेटा एनालिसिस, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले में गुड्स, सर्विसेज या फिर बिजनेस प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो कंपनी है ये लिस्टिंग कराने जा रही है तो दो तरीके के ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती है, या तो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट वाला या फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सभी को फाइल करेगा। इस कंपनी की कितनी परसेंट? 25% कैपिटल कौन सी? प्री इशू वाली इज बीइंग हेल्ड फॉर 1 year बाय नंबर 1 QIBs, नंबर 2 IGP इन्वेस्टर्स, है ना, नंबर 3 अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो अदर रेगुलेटेड में नंबर 1 कौन है? हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए। दूसरा जो ये सारी कंडीशंस मीट आउट करता है, तो सारी कंडीशन में नंबर 1 एक तो ये क्या है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट वेक्टर है और इसका AUM कितना है? $150 मिलियन है। दूसरा क्या बोला इसमें? ये रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके पास? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के पास। तीसरा, उस कंट्री के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी है IOSCO's मेमोरेंडम, कौन सा वाला? मल्टीलैटरल और बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का विद द सेबी, है ना। एंड फोर्थ, आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में नहीं आने चाहिए। कैसे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म डेफिशिएंसीज के लिए, या आपके ऊपर काउंटर मेजर अप्लाई किया, आपने उसको ठीक नहीं किया। चलो नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? एनी अदर क्लास, ठीक है, मैंने सेबी के साइड कुछ और लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट में बढ़िया पॉइंट होता है एनी अदर क्लास एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो सेबी की मर्जी किसी और को प्रिस्क्राइब करना चाहे तो कर देगा। अच्छा, the following entities shall be eligible to be considered as IGP investors for the purpose of IGP। अच्छा, अभी भी हम लोग को पता था IGP इन्वेस्टर्स पढ़ा था ना, तो अभी क्या बोल रहा है? IGP इन्वेस्टर्स में कौन कौन फॉल करेगा? IGP इन्वेस्टर्स में कौन कौन फॉल करेगा? तो नंबर 1 कौन फॉल करेगा? इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? विद ग्रॉस इनकम ऑफ 50 लाख रुपीज एनुअली। ग्रॉस इनकम कितनी? 50 लाख रुपए ग्रॉस, नेट नहीं बोल रहा, ग्रॉस। एंड साथ ही में who has a minimum liquid net worth of 5 करोड़। लिक्विड नेटवर्थ कौन समझते हैं? इन्वेस्टेबल नेटवर्थ। अगर आपने लैंड बिल्डिंग में लगा रखे तो नहीं, इन्वेस्टेबल मतलब जो आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 5 करोड़ की तो आपकी क्या है? लिक्विड नेटवर्थ है, और 50 लाख की आपकी क्या है? ग्रॉस इनकम है। ठीक है, एक तो ये हुआ इंडिविजुअल। दूसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब इंडिविजुअल की बात हो रही है, बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है। नेटवर्थ ऑफ 25 करोड़ रुपए। तो अब बॉडी कॉर्पोरेट के लिए नेटवर्थ कितना होगी? 25। अब ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंपैरिजन में बॉडी कॉर्पोरेट को ज्यादा कम है। एंड फैमिली ट्रस्ट में भी सेम ही है, 25 करोड़ रुपए। तो फैमिली ट्रस्ट और बॉडी कॉर्पोरेट में नेटवर्थ की लिमिट रहेगी 25 करोड़, और इंडिविजुअल में नेट कौन सा? लिक्विड नेटवर्थ की बात हो रही है, दैट इज व्हाट? 5 करोड़ प्लस साथ ही में एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम कितनी रहेगी? 50 लाख।
ठीक है, ये सब लोग किसमें फॉल करेंगे? आईजीपी इन्वेस्टर्स में। प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप्स even if they are registered as IGP investors shall not be considered for the 25% pre-issue capital eligibility criteria specified in sub regulation number 1। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है? सुनो, सिंपल बात है। देखो, हमारी कंपनी मान लो ए लिमिटेड, ठीक है। इस ए लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? स्टार्टअप है ये, ठीक है। इसका जो प्रमोटर है मिस्टर ए, ठीक है। अब जो मिस्टर ए है ना, ही हिमसेल्फ इज आईजीपी इन्वेस्टर, ठीक है। इंडिविजुअल है जिसकी जो लिक्विड नेटवर्क थी, लिक्विड जो इन्वेस्टेबल सरप्लस थे इसके पास, वो 10 करोड़ के थे, और साथ ही में इसकी एनुअल इनकम ग्रॉस जो है वो 5 करोड़ की है, ठीक है। अब यहां पे मिस्टर ए जो है ना, उसने ऑब्वियसली इस ए लिमिटेड में एज ए प्रमोटर इन्वेस्टमेंट किया होगा। मान लो उसने एज ए प्रमोटर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो 60% इन्वेस्टमेंट एज प्रमोटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो मिस्टर ए है, ये आईजीपी इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है 25% की, वो फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा? जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी ना कि मिनिमम 25% कैपिटल ऑफ दिस कंपनी पे इशू कैपिटल हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग दीज पर्संस। इसमें पहला तो था क्यूआईबीज, दूसरा क्या था? आईजीपी इन्वेस्टर। तो क्या ये आईजीपी इन्वेस्टर वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों फटाफट से मुझे जवाब दो, क्या ये आईजीपी इन्वेस्टर वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। यस अनु, व्हाट डू यू थिंक? क्या यहाँ पे मिस्टर ए आईजीपी इन्वेस्टर वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, नहीं करेगा। लाविश का आईजीपी इन्वेस्टर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मिस्टर ए 25% वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है? नहीं हुई। ओके, गौरव? सीमा, पूर्वी, निशा, डॉली, एवरीवन? नहीं, नहीं, सबका सेम आंसर है नहीं। ऋषभ, उषा, अक्षी, भूमि, दृष्टि, दक्ष, रेनी, एवरीवन? ओके, नहीं। चलो, सबका सेम आंसर है, सबका सेम आंसर है, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, डेफिनेटली बात है। ये प्रमोटर है भाई, प्रमोटर को हम आईजीपी इन्वेस्टर नहीं मान सकते। अच्छा, मान लो लेकिन इसका दोस्त मिस्टर बी, वो अगर आईजीपी इन्वेस्टर होता और वो इस कंपनी के अंदर मान लो 30% इन्वेस्टमेंट कर रखा होता, तो क्या उसको आईजीपी इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते? मान लेते? फिर हम मान लेते, फिर मान लेते, कोई टेंशन नहीं था। प्रमोटर खुद नहीं होना चाहिए, प्रमोटर ग्रुप के लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा लोग जो हैं वो तो डेफिनेटली फुलफिल करेंगे ही करेंगे, ठीक। एनएफओ shall be eligible for listing on IGP if, ये कॉमन पॉइंट है भाई सब में, none of the promoter or director is a fugitive economic offender, है ना। ये तो भाई हमने शुरुआत से आईपीओ से पढ़ते आ रहे हैं, आईपीओ में, एफपीओ में, राइट इशू में, प्रेफरेंशियल इशू में, क्यूआईपी में, एवरीवेयर वी आर स्टडीइंग दिस कंडीशन। तो ये तो सब में चेप ही देना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। कौन कौन नहीं होने चाहिए? इशूअर्स, प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है। चल, लिस्टिंग इज अलाउड विद और विदाउट आईपीओ। SEBI will issue its observation in both the cases. The minimum offer size shall be 10 crore rupees in case of IPO. अच्छा, ये बताओ मुझे, हमने मिनिमम ऑफर साइज कहीं और भी पढ़ा था? आईडीआर में, आईडीआर, तो आईडीआर में मिनिमम ऑफर साइज कितना था? आईडीआर में मिनिमम ऑफर साइज कितना था? कितना? 50 समथिंग क्या होता है? हाउ मच? ये लिमिट्स बड़ा रोना आएगा इनमें याद करने में, हम कंफ्यूज होते रहेंगे किसमें क्या दे रखी है। लाइव वाले बच्चे बताएंगे मुझे, आईडीआर में
क्या लिमिट थी मिनिमम पब्लिक इशू की आईडीआर में? ओके 50 करोड़ 50 करोड़ ठीक है। हाँ तो 50 समथिंग नहीं है 50 का ठीक है 50 सही आ रहा था लेकिन करोड़ है, ठीक है ओके। और यहां कितना है 10 करोड़। आईजीपी पे कितना कर गया हमने 10 करोड़। अच्छा आईपीओ में कितना है? आईपीओ में नहीं है, उस दिन भी बताया था मैंने जब हम आईडीआर पढ़े थे तब भी मैंने पूछा तो आईपीओ में कोई लिमिट नहीं है ना। अच्छा एसएमई पे कितनी लिमिट है? एसएमई पे एसएमई में कितनी लिमिट है? एसएमई में मिनिमम में मैक्सिमम लिमिट है। किसी भी कैसे पेड अप कैपिटल आपकी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 10 करोड़ से ज्यादा तो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये लिमिट है एसएमई के लिए। राइट ऑफर के लिए नो लिमिट, नो लिमिट। प्रेफरेंशियल इशू के लिए नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है ना। चलो मिनिमम एप्लीकेशन साइज शैल बी 2 लाख रुपीज एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। अच्छा आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितनी है? आईपीओ में आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितनी है बताएगा कोई मुझे लाइव वाले बच्चों? आईपीओ की मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितनी है? नहीं आईपीओ का पूछू लविश का। आईपीओ 10,000 से 15,000 होती है आईपीओ में। आईपीओ अच्छा शायद पढ़ा नहीं है तुमने, कोई बात नहीं बता देती हूँ मैं। 10,000 से 15,000 होती है मिनिमम एप्लीकेशन साइज होती है। 10,000 से 15,000, ठीक है। ये आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन साइज है। अच्छा राइट इशू में क्या होता है? राइट इशू में प्रो राटा राइट मिलेगा ना, उसमें थोड़ा सा मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा। उसमें तो सिंपल ये बात है कि आपके पास जितने शेयर है उसके प्रपोर्शन में आपको राइट मिलता है, ठीक है। अच्छा एसएमई पे कितना मिनिमम एप्लीकेशन साइज है? 2 लाख, यस। और यहां पे कितना है? यहाँ पे भी 2 लाख है एंड इन मल्टीपल जीरो। नंबर ऑफ अलॉटीज इन द पब्लिक ऑफर शैल बी एटलीस्ट 50। कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अलॉटेड? 50। आईपीओ में पता है कितने होते हैं? 1000। आईपीओ में मिनिमम अलॉटेड कितने चाहिए होते हैं? 1000। यहाँ पे कितने चाहिए? मिनिमम अलॉटेड 50 चाहिए होते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट शैल बी 2 लाख रुपीज एंड मल्टीपल जीरो। अच्छा आईपीओ में बता सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग लॉट क्या होता होगा? आईपीओ में मिनिमम ट्रेडिंग लॉट क्या होता होगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। आईपीओ में मिनिमम ट्रेडिंग लॉट क्या होता होगा? सिंगल शेयर, 1 शेयर। सोचो एक बार कंपनी लिस्ट हो गई, लिस्ट होने के बाद आप सिंगल शेयर खरीद दे सकते हो ना, तो वहां पे ट्रेडिंग लॉट क्या है? 1 शेयर। आज मान लो रिलायंस लिस्ट हो गई तो रिलायंस का एक सिंगल शेयर खरीद सकती हूँ क्या मैं? हाँ। सिंगल शेयर बेच सकती हूँ, हाँ। दिस इज द ट्रेडिंग लॉट। ट्रेडिंग लॉट का मतलब कितने शेयर्स आप खरीद बेच सकते हो, ओके। तो आईपीओ में तो सिंगल शेयर का ट्रेडिंग लॉट होता है, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग लॉट भी कितने का है? 2 लाख रुपए का है। आईजीबी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग भी आप सिंगल वैल्यू की नहीं कर सकते। अभी मान लो नॉर्मल मेन बोर्ड पे लिस्टेड कंपनी है, वहां पे अगर आप 100 रुपए का भी शेयर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। 50 रुपए का शेयर है वो भी खरीद सकते हो, सिंगल शेयर खरीद सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे आपकी मिनिमम बाइंग सेलिंग कितने? 2 लाख, फिर 4 लाख, मल्टीपल्स में चलेगा 6 लाख, 8 लाख, इस तरह से चलेगा। तो मल्टीपल्स, तो एप्लीकेशन एंड लॉट साइज, ट्रेडिंग लॉट दोनों ही कितना है? 2 लाख एंड मल्टीपल्स, 2 लाख एंड मल्टीपल्स जीरो। इज दिस क्लियर? क्या ये पूरा आईजीपी प्लेटफॉर्म समझ में आया? अच्छा आईजीपी इन्वेस्टर्स में कौन कौन कॉल करते हैं जल्दी से बताओगे एक बार मुझे? नंबर 1 इंडिविजुअल जिसका ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है? 50 लाख रुपए, एंड साथ ही में उसका लिक्विड जो नेट वर्थ है वो कितना है? 5 करोड़ रुपए। बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ एमबी ट्रस्ट में नेटवर्थ कितनी है? 25 करोड़ रुपीज, याद रहेगा। अच्छा अब नेक्स्ट इशू हमारा बोनस इशू। बोनस बहुत सारे इशू आ गए हमारे इसमें। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एप्लीकेबल रेगुलेशन 3, सबके नाम पढ़े थे हमने एक एक करके। इसने सबका इंट्रोडक्शन दे दिया, ये बहुत अच्छा काम किया इसने। ये आईसीडीआर का फुल डिटेल नहीं है, फुल वर्जन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी रेगुलेशन दे दिए। जनरल कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी की सारी कहानी गायब है। प्रोफेशनल में आएगी, प्रोफेशनल में काफी ज्यादा दे रखा है आईसीडीआर के अंदर, काफी बड़ा चैप्टर है। मतलब यहाँ पे जो पढ़े उसका डबल है,
डबल से भी ज्यादा ही मांगो थोड़ा सा। तो अब बोनस इशू की बात करें। अच्छा बोनस क्या होता है ये बताओ मुझे सबसे पहले। व्हाट इज बोनस इशू? इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर रही है, ऐसा ही कर रही है ना कंपनी। तो यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट किए जाएंगे किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कैसे दिए जाएंगे? प्रो राटा बेसिस पे। कैसे दिए जाएंगे? प्रो राटा बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक बात है। तो प्रो राटा बेसिस पे जितने भी एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं सबको प्रोपोर्शनेटली यहां पे बोनस शेयर दिया जाएगा। अच्छा ये सब बातें सेक्शन 63 में लिखी हुई है, वही सारी बातें आईसीडीएम में भी लिखी हुई है ना। अच्छा सोर्सेज ऑफ बोनस पता है कि आपको कहां से बोनस इशू हो सकता है? सोर्सेज, अच्छा फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज भी हम यूज कर सकते हैं, यस। कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हैं, सीआरआर यूज कर सकते हैं, यस। ये सारे सोर्सेज हमारे। अच्छा लेकिन क्या यूज नहीं कर सकते? क्या नहीं यूज कर सकते? रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, हम कैपिटल रिजर्व जो भी आपको यूज करना है आराम से यूज करो। चलो तो लैंग्वेज देख लें। अच्छा बोनस इन लिeu ऑफ डिविडेंड हो सकता है क्या? अच्छा दो सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, दो सेंटेंस बोल रहा हूं। बोनस इन लिeu ऑफ डिविडेंड, एक है बोनस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। बताओ इसमें से कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है? सेकेंड वाला अलाउड है, फर्स्ट वाला नहीं है, क्यों? हाँ तो इन लिeu का मतलब है आपने क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हो कि आपने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है डिविडेंड की, यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर द डिविडेंड, नाउ यू वांट टू रिवोक द डिविडेंड, यू वांट टू डिक्लेयर बोनस, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब यहां पे व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू रिवोक डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो भाई ये नहीं हो सकता। यहां पे इंस्टेड का मतलब है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, तो आप डायरेक्टली बोनस देना चाहते हो तो वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहां पे डिविडेंड नॉट येट डिक्लेयर्ड, आप स्ट्रेट अवे क्या करना चाहते हो, बोनस देना चाहते हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली अलग, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी कंडीशन है जो हमें नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सारी कहानी सेम है सेक्शन 63 वाली, और वो कंडीशन क्या है वो समझ लो। अच्छा कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होती है ना, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अच्छा जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना। कंपनी ने मान लो आज से 5 साल पहले कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे, जिनका कन्वर्जन होने वाला है 3 साल बाद, ठीक है। कंपनी उससे पहले बोनस लेके आए तो इन लोगों के साथ गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बोनस इशू आने से शेयर का प्राइस गिर जाता है, ठीक है, और लोगों को क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। अच्छा और फिर उसके बाद जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो इनको नहीं मिल पाएंगे। प्रॉफिट आपने कैपिटलाइज कर दिया, प्रॉफिट खत्म कर दिया है, तो ये भी तो पैसा दे चुके हैं ना कंपनी को ऑलरेडी। अब वो अलग बात है कि इन्होंने कैपिटल के फॉर्मेट में ना देकर के डिबेंचर के फॉर्मेट में दिया, बट एनी हाउ इनको रिडम्पशन तो नहीं होने वाला ना, इनको इक्विटी ही मिलने वाली है। तो सेबी ये बोलता है कि अगर आप बोनस इशू ला रहे हो तो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है ना, इनके जितने प्रपोर्शन के हिसाब से बोनस होना चाहिए था, उनका प्रो राटा बोनस के लिए जो प्रॉफिट अरेंजमेंट है ना, ये आपको करके रखना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा और फिर लेकिन अभी बोनस इशू देना नहीं है इनको, बोनस इशू अभी नहीं देना है। बोनस इशू कब देंगे हम? जब ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मान लो ये कन्वर्ट हो गए, फिर इनको हम बोनस इशू दे देंगे। कन्वर्जन से पहले बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जैसे आप बोनस इशू कर रहे हो तो इनके लिए आपको प्रो राटा अरेंजमेंट जरूर करके रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? श्योर हो? लैंग्वेज पढ़ लें, ठीक।
लाइव वाले बच्चों को क्लियर है यहां तक जो हमने भी पढ़ा? कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी? चलो लेट्स होल्ड। SEBI has issued regulation for bonus issue which are contained in chapter 11 of SEBI ICDR regulation। देखो हर इशू का एक चैप्टर है ना? ये चैप्टर कौन सा है? 11 है। आप चैप्टर नंबर तो क्या याद करोगे, सबके लिए अलग चैप्टर, आईपीओ के लिए अलग है, एफपीओ के लिए अलग है, राइट इशू के लिए, बोनस इशू, सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स है। एलिजिबिलिटी देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and other applicable law, listed issuer shall be eligible to issue bonus shares to its members if, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिस्टेड इशूअर्स क्या कर सकते हैं? बोनस इशू ला सकते हैं। किसका कंप्लाइंस करते हुए? कंपनीज एक्ट का और अदर एप्लीकेबल लॉज का कंप्लाइंस करते हुए। पहली कंडीशन क्या क्या कंप्लाइंस है? इट इज ऑथराइज बाय एओए। ये दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई है बात, तो इट मस्ट बी ऑथराइज बाय। अगर एओए में नहीं लिखा है तो ऑल्टर कर दो, इफ नॉट तो ऑल्टर एओए। और एओ ऑल्टरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? एसआर पास करना पड़ता है, ठीक है। However, if there is no such provision in the articles of association, the issuer shall pass a resolution at its general body meeting, making provisions in the articles for capitalization of the reserve. दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? नॉट डिफॉल्टेड, कभी डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। किसमें? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। तो जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रखे हैं, डिपॉजिट इशू कर रखे हैं, उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस एक्सेट्रा। तो जो भी एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, इस तरह के जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आपने थे, उसके पेमेंट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही में आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड शेयर्स जो भी हैं ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो क्या करना है आपको? फुली पेड अप। पार्टली पेड शेयर्स में बोनस नहीं मिलता है ना? तो एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। इवन जो बोनस इशू आ रहा है वो भी फुली पेड अप शेयर्स पे आता है, दोनों फुली पेड अप होने चाहिए। एग्जिस्टिंग शेयर भी फुली पेड अप होने चाहिए और जो बोनस इशू आ रहे हैं वो भी फुली पेड अप ही होंगे, है ना? और सेम कंडीशन प्रमोटर डायरेक्टर्स क्या नहीं होने चाहिए? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। क्या ये पांचों कंडीशंस क्लियर है? चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। बोनस इशू के लिए नंबर 1 ऑथराइज बाय, नहीं है तो ऑर्डर करो। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसमें? डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट में। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज में, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 4 फुली पेड अप होना चाहिए। कौन से शेयर? जिन पे आप बोनस दे रहे हो, इवन जो बोनस वाले हैं वो भी फुली पेड अप ही होंगे। और सबसे कॉमन कंडीशन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होनी चाहिए, प्रमोटर और डायरेक्टर। चलिए रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बोनस इशू। An issuer shall make a bonus issue of equity share only if it has made reservation. किसके लिए रिजर्वेशन कर रही है? Reservation of equity share of the same class in favor of holders of outstanding compulsory convertible debt instruments, if any, in proportion to the convertible part thereof. जो भी मैंने आपको बताया था, अगर कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जितना पोर्शन उनका कंपल्सरी कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है, उतने पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोनस इशू का रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? लैंग्वेज क्लियर है क्या? चलो, द इक्विटी शेयर सो रिजर्व फॉर द होल्डर्स ऑफ फुली और पार्टली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज शैल बी इशू टू द होल्डर। अब इनको कब इशू करने के लिए बताया था मैंने? कन्वर्जन के बाद। हाँ, ऑफ सच कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स या वारंट्स एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट वारंट एज द केस में बी, ऑन द सेम टर्म्स, सेम प्रपोर्शन एट विच बोनस शेयर वर इशू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 1:1 का बोनस दिया, तो इनको भी 1:1 का ही मिलेगा। कब मिलेगा? आफ्टर कन्वर्जन। तो आफ्टर कन्वर्जन bonus issue to
कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या वारंट या जो भी है ना, और कंडीशंस क्या होंगी सेम और प्रपोर्शन क्या होगा सेम। बोनस इशू शैल बी मेड ओनली आउट ऑफ, अब इसमें सोर्सेज बता दिया हमें, आउट ऑफ नंबर 1 फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व and built out of genuine profits or securities premium collected in cash and reserves created by revaluation of fixed assets shall not be capitalized। तो जो revaluation है वो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। बोनस शेयर shall not be issued in lieu of dividend, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई ली अभी है ना, सारी कंडीशन हम ऑलरेडी कर चुके। If an issuer has issued SR equity share to its promoter या founders, any bonus issue on SR equity share shall get the same ratio of voting rights compared to the ordinary share, and the SR equity shares issued in bonus issue shall also be converted to equity share having voting rights same as that of the ordinary share along with its existing SR equity share। तो इसने देखो सेबी हर जगह यही चाहता है कि आप अपने SR शेयर को खत्म करो, खत्म करके उसको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करो। तो जो आपको बोनस शेयर इशू हो रहे हैं उनको, और जो ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पहले से थे जिन पे आपको बोनस शेयर मिल रहा है, इन सबको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा। ऑल सेट, कंडीशन सारी समझ में आ गई। अच्छा, सबसे पहले बोनस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 ऑथराइज बाय ए, नहीं है तो ऑर्डर करो। नंबर 2 एंड 3 में क्या है, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पहले में डिफॉल्ट किसमें नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट्स एंड रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज, एंड देन स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए, अनफ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट किया, फिर उसके बाद हम ला रहे हैं बोनस। तो फिर कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए आपको रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, रिजर्वेशन बना दिया। फिर जो कन्वर्टेबल वाले, कंपल्सरी कन्वर्टेबल पोर्शन वाले जब एक्चुअली कन्वर्ट होंगे तब उनको हम क्या दे देंगे, बोनस दे देंगे, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे, प्रोराटा बेसिस पे, ठीक बात है। फिर क्या बोलता है ये, इन लिeu ऑफ हाँ सोर्सेज, रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR एक्सेट्रा, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करने हैं, और बोनस इन लिeu ऑफ डिविडेंड अलाउड नहीं होगा। और SR शेयर है तो SR शेयर है तो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो 9 शेयर्स है जिन पे आपको बोनस मिल रहा है उनको भी। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू। तो बोनस इशू कितने टाइम में आपको कंप्लीट कर लेना है, इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। देखो सुनो, ऐसा है, वैसे तो कंपनी लॉ के हिसाब से तो हम OR पास करते हैं, पता है ना आपको, सेक्शन 63 बोनस इशू के लिए क्या पास करना पड़ता है, OR। यहां पे 2 ऑप्शंस हैं। क्या 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपका बोनस आ रहा है, बोनस ओनली BR से भी ला सकते हो आप यहां पे, है ना, या आपको ये ले रखा है कि आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी बाय। अगर आप ओनली BR से ही काम कर रहे हो तो टाइम फ्रेम ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, है ना। लेकिन अगर आप OR भी पास कर रहे हो, आपको ये लिखा हुआ है कि आपको OR भी पास करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ रही है। तो अगर आप BR पास करके ही बोनस ला रहे हो तो आपको बोनस का प्रोसेस कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ बोनस। ये पीरियड हम काउंट करेंगे BR से, ठीक है। और कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना हमें, विद इन 2 वीक्स, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मतलब 15 दिन दे रखे, एग्जैक्टली 2 वीक्स नहीं लिखा है, 15 दिन दे रखे, आपको एग्जैक्टली 15 दिन लिख लेना, है ना। तो 15 डेज के अंदर अंदर हमें ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो लेके आ रहे हैं बोनस इशू, ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, विद इन 15 डेज। वेयर अगर आप OR पास कर रहे हो तो आपको जो कंप्लीशन करना है वही कंप्लीशन करना है हमें, लेकिन पीरियड कहां से काउंट करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन से। OR से काउंट नहीं करेंगे, तो कंप्लीशन करना है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन। BR से काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो BR से बीच में OR भी पास हो गया, सारा टाइम हो गया, तो टाइम ज्यादा लगता है, फिर 2 महीने लगेगा। तो an issuer announcing bonus issue after approval of the board of directors and not requiring shareholders approval, so shall implement bonus issue within 15 days from the date of approval, and where the issuer is required to seek shareholders approval for capitalization of profits or reserve, the bonus issue shall be implemented within 2 months
फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब वही बोर्ड मीटिंग बीआर की डेट से काउंट करना है, वेयर इन द डिसीजन टू अनाउंस द बोनस इशू वॉज टेकन सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। बोनस वंस अनाउंस्ड शैल नॉट बी विथड्रॉन। एक बार बोनस इशू हो गया तो हो गया, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। तो फाइनली चैप्टर खत्म होता ही यहीं पे। हम लोगों ने आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, देन उसके बाद आईडीआर, देन नेक्स्ट इज एसएमई एक्सचेंज, देन आईजीपी और बोनस इशू, है ना। ये इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इशू जो है चैप्टर में कवर किए। आईपीओ में तो फिर भी हमने थोड़े से रेगुलेशन पढ़े, बाकी सब में तो हमने इंट्रोडक्शन, दो रेगुलेशन ही पढ़ रहे हैं सबके, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन देखिए बात, देखो फाइनेंशियल डेटा ऑफ नेचुरल एनर्जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 आर एज अंडर। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 700 करोड़ की, पेड अप कैपिटल 300 करोड़, फ्री रिजर्व 800 करोड़। द कंपनी हैज पेंडिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹150 करोड़ due for conversion in the financial year 18-19. The company proposes to issue bonus share in the ratio of 1:1 after conversion of debenture. You, being a company secretary, advise the procedure to be followed by referring SEBI regulation. अब देखो इतनी सारी रामायण दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है ना कंपनी में, तो जब आप बोनस इशू करोगे, तो जब आप सोर्सेज देखोगे तो आपको कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए भी रिजर्व बनाना पड़ेगा। जो अभी अभी हमने रेगुलेशन बनाया ना, उसी का रेफरेंस डालना पड़ेगा। लिख सकते हो आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज दे रखा है, चलो उसको हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, सोशल वाले को, तो फिर इसको कल कर लेंगे फिर अपन, है ना। सोशल वाला वैसे ना उसमें भी दे रखा था, चैप्टर 1 में भी दे रखा था, तो अपन इसी के साथ कवर कर लेंगे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो एक लास्ट प्लेटफॉर्म हमारा होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से बोर्ड होते हैं, मेन बोर्ड, एसएमई, आईजीपी एंड सोशल, ठीक है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी हम यही फिनिश करेंगे। ऑल डन, कोई शक है? लाइव वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया सबको अच्छे से? ठीक है, तो एक काम करना, कल एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना आप लोग, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो भी हम कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर बच रहा है, अब तो ज्यादा कुछ बच भी नहीं रहा, तो कल वाइंड अप भी करेंगे और डाउट्स भी ले लेंगे।